14 मई 2025 एक ऐसा दिन जब सीबीएसई ने फाइनली क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर ही दिया। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में एकदम खुशियों का माहौल होगा, पेरेंट्स खुश होंगे, बच्चे खुश हैं, बच्चे अपने मार्क्स को लेकर के सेटिस्फाइड भी हैं। लेकिन उन सभी बच्चों में से हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने रिजल्ट्स को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जितने मार्क्स उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं मिले हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस तो एकदम चकनाचूर हो चुकी हैं, क्योंकि मार्कशीट पर फेल लिख करके आ रहा है, आरटी लिख करके आ रहा है, कंपार्टमेंट लिख करके आ रहा है, ग्रेड ई लिख करके आ रहा है। कुल मिलाकर के हमारे कुछ बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना सिर्फ बच्चे परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं कि यार बच्चे ने मेहनत तो साल भर करी थी, तो मेहनत वेस्ट कैसे हो सकती है, क्या गड़बड़ हो गई आखिरी टाइम पर जो ऐसा रिजल्ट आया है। बच्चे परेशान है कि यार क्या साल बर्बाद, जितनी मेहनत करी थी वो सब बर्बाद, सब बह गई, सब खड्डे में जाके चली गई। क्या हमें एग्ज़ाम फिर से देना होगा, एग्जामिनेशन में हमें रीअपियर होना पड़ेगा, या क्या अभी भी हमारे पास किसी नई शुरुआत की उम्मीद है, या हम एकदम नाउम्मीद हो चुके हैं। मुझे पता है कि इस समय आप सभी के दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे होंगे, तो बेटा ऐसे ही सवालों के जवाब मैं देने के लिए आई हूँ आज के इस वीडियो में। सो हाय गाइस, दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं एक मैसेज, बहुत ही क्लियर मैसेज अपने सारे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ बेटा, कि इस पूरी दुनिया में ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन ना हो। आप बोलोगे कि मैम कहने में, बोलने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मुझे पता है बेटा, आई अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना, तो हमें अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम ही नज़र आती है। सल्यूशन आंखों के सामने होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम इतने परेशान जो होते हैं ना। ऐसी ही कंडीशन में तुम भी फंसे हुए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर एकदम अंधकार में जा चुका है, भविष्य अब कुछ भी नहीं बचा, जितनी मेहनत करी थी वो सब पानी में चली गई। तुम्हें ऐसा लग रहा है बेटा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने क्या बोला, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना यह है कि जितना तुम्हें रोना था तुम रो चुके हो, जितना अपसेट तुम्हें होना था तुम हो चुके हो बेटा। अब उस कंडीशन से ना बाहर निकलो, ऊपर उठो। मुझे पता है कि कल जब तुम लोगों ने अपनी मार्कशीट देखी होगी तो एक धक्का लगा होगा, शॉक्ड हो गए होंगे तुम लोग, कि माना कि पेपर खराब गया था लेकिन इतना भी खराब नहीं गया था कि फेल हो जाए, कि कंपार्टमेंट आ जाए। एक्सपेक्ट तो यही करता है हर बच्चा कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो मुझे पता है कि जब कल तुम लोगों ने अपनी मार्कशीट देखी होगी तो एक धक्का लगा होगा, परेशान हो गए होंगे, दुख हुआ होगा, घर पे डांट भी पड़ी होगी, खाना भी नहीं खाया होगा। लेकिन बेटा कब तक इसी फेज में रहोगे। ये सब पास्ट की बातें हैं। अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं, जिसे तुम्हें सुधारना है, और वो तुम ही सुधार सकते हो खुद के लिए और अपने माँ बाप के लिए। तो रोना धोना छोड़ो और अब काम की बात सुनो। बेटा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। देखो, इस समय मैं क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के बच्चों से बात कर रही हूँ। क्लास 10th का जो बच्चा होता है वो 6 सब्जेक्ट्स का पेपर देता है ना, और क्लास 12th का जो बच्चा होता है वो 5 सब्जेक्ट्स के पेपर देता है। अब मान लो कि आपकी मार्कशीट में किसी एक सब्जेक्ट के आगे आरटी लिख करके आया है, ग्रेड ई लिख करके आया है, इसका मतलब ये है बेटा कि उस सब्जेक्ट में ना कंपार्टमेंट लग गया है। जैसे कि मान लो अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th में किसी बच्चे की मार्कशीट में जो है साइंस के आगे ग्रेड ई लिख करके आ गया है, आरटी लिख करके आ गया, इसका मतलब ये कि साइंस में कंपार्टमेंट लग गया है। 12th में केमिस्ट्री के आगे आरटी लिख करके आ गया है, ई लिख करके आ गया है, ग्रेड ई, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें कंपार्टमेंट लगा है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि अपना रिजल्ट सुधारने का तुम्हें एक मौका मिलेगा। उस मौके का नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम्स, जो कि होते हैं जुलाई महीने में। जैसे कि अगर मैं बात करूं पिछले साल की, पिछले साल भी सीबीएसई ने 13 मई को ही रिजल्ट निकाला था। तो 15 से 22 जुलाई के बीच में, सेम ईयर में बेटा, 15 से 22 जुलाई के बीच में कंपार्टमेंट एग्जाम हो गए थे क्लास 10th और 12th दोनों के, और अगस्त के महीने तक जो है रिजल्ट भी आ गया था।
जून के महीने से बच्चे जो है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अपने आप को आप बोल सकते हो कि एनरोल करवा सकते हैं। जैसे ही विंडो ओपन होती है जून के महीने में, आप जाके अप्लाई कर दो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना है। जिसमें कंपार्टमेंट लगा है उसी का एग्जाम फिर से दोगे, है ना। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। जैसे ही विंडो खुलेगी हम आपको बता देंगे, जाके अप्लाई कर देना कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए, अपने आप को रजिस्टर कर लेना। फिर जुलाई के महीने में पेपर हो जाएंगे और अगस्त तक जो है मार्कशीट आ जाएगी, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ, बच्चे चिंता ना करें कि मैम लेकिन जो मार्कशीट आएगी उसमें तो लिखा रहेगा कि इस बच्चे ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है। नहीं, जो तुम्हारी नई मार्कशीट बनेगी बेटा कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बाद, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होगा कि तुमने इस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम निकाला है, वो वहाँ पर नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो तुम्हारी कुल मिलाकर के जो मार्कशीट आएगी आफ्टर कंपार्टमेंट एग्जाम्स एकदम क्लीन रहेगी। तो उस बात से तुम एकदम बेफिक्र रहो। अब सीधी सी बात है कि जिन बच्चों के, मैं 10th और 12th दोनों की बात कर रही हूँ, फिर से सुन लो। जिन बच्चों के 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगे हैं वो कंपार्टमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, जुलाई महीने में हो जाते हैं वो। लेकिन अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 10th का हो या 12th का हो, जिनकी मार्कशीट में 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लगे हो, आरटी लिख करके आया हो, ग्रेड ई लिख करके आया हो। ऐसे बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि सीबीएसई उन बच्चों को उस साल के लिए फेल्ड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में कंसिडर करता है। आसान शब्दों में बोला जाए तो ऐसे बच्चों को सीबीएसई बोलता है कि भैया इस साल के लिए तो आप फेल हो, आप क्लास रिपीट करो, यानी कि एक बार फिर से क्लास 10th दो अगर क्लास 10th का बच्चा है तो, एक बार फिर से क्लास 12th दो अगर क्लास 12th का बच्चा है तो, और फिर इसके बाद में अच्छे नंबर से पास होकर के आगे बढ़ो। तो घबराना नहीं, मैंने क्या कहा, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप कोई क्लास रिपीट करते हो बेटा। तो ये सब दुनिया का ना वहम है, ये मन का वहम है कि दुनिया क्या बोलेगी कि अरे 10th इसने रिपीट करी, अरे इसने 12th रिपीट किया। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, एक बार में ठीक से नहीं निकाल पाए तो दोबारा दे रहे हैं एग्जाम, तुम्हारा क्या जाता है बेटा। तुम्हारे आसपास ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्लास रिपीट करते हैं, बात बस इतनी है कि तुम्हें पता नहीं चल पाता है उस बात का, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर तुम कोई क्लास रिपीट करते हो तो अच्छा ही है। जो गलतियां हुई पिछले साल में वो नेक्स्ट ईयर तुम रिपीट नहीं करोगे और इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं मैम, साल बर्बाद हम नहीं होने दे सकते हैं, जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसान का जीवन, और जो है ना हम 2 साल लगा दे एक ही क्लास के पीछे, तो मैम ये तो पॉसिबल नहीं है। मैम कुछ और बताओ ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव है बेटा, अभी भी तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है, तुम्हारे पास नई शुरुआत का स्कोप है, और वो स्कोप है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें कि देश भर का कहीं का भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, परीक्षा दे सकता है और अच्छे नंबर से पास हो सकता है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, अगर आप 10th में फेल हो गए हो, 12th में फेल हो गए हो, अपना साल वेस्ट होने से बचाना चाहते हो, रिपीट नहीं करना चाहते हो आप क्लास, तो आप क्या कर सकते हो, सीबीएसई से आप ज्वाइन कर सकते हो NIOS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आता है, मतलब ये एक तरह से सरकारी ही है। सीबीएसई के आपको स्कूल्स मिलते हैं, अफिलिएटेड स्कूल्स। अगर हम बात करें इंडिया में तो 24,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे NIOS की, तो बेटा इसके स्कूल नहीं होते हैं, इसके स्टडी सेंटर होते हैं। तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे शहर में जो भी NIOS का स्टडी सेंटर होगा, वहाँ तुम्हें जाना होगा, अपने आप को तुम्हें एनरोल करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा। फिर तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से उनका स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसे तुम्हें पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कब परीक्षा देनी होगी, तो बेटा अच्छी बात यह है इसकी कि साल में 5 महीने जो है तुम इसके एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि मान लो कि अभी तुमने जाकर के अपने आप को एनरोल करवा लिया, पढ़ाई तुमने शुरू कर दी, जुलाई महीने में तुम्हें ऐसा लगा कि यार प्रिपरेशन हो गई है, एग्जाम दे सकते हैं, तो जाके जुलाई मंथ में दे देना पेपर। विद इन 45 डेज तो तुम्हारी मार्कशीट भी मिल जाएगी। और हाँ, NIOS से जो मार्कशीट मिलती है बेटा, वो हर कहीं एक्सेप्ट की जाती है, चाहे वो UPSC हो, आर्मी हो, JEE हो, नीट हो, हर कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मैम इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू है बेटा, बिल्कुल वैल्यू है। ओपन स्कूलिंग ज़रूर है लेकिन वैल्यू तो है।
तो जुलाई में अगर लग रहा है कि हाँ हो गई तैयारी, पेपर दे देना। अगस्त में लग रहा है कि नहीं यार जुलाई तक तो ठीक नहीं हो पाएगा, अगस्त तक हम रेडी हो जाएंगे, तो अगस्त में जाके पेपर दे देना। सितंबर में लग रहा है कि सितंबर में दे सकते हो तो सितंबर में दे देना। लग रहा है कि नहीं अक्टूबर में जाकर के तो मतलब हो ही जाएगी तैयारी, तो अक्टूबर में दे देना। नवंबर में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार नवंबर तक ही हो पाएगी तैयारी, तो जाकर के आप नवंबर में भी दे सकते हो पेपर। तो कुल मिलाकर के जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल में 5 महीने जो है इसके एग्जाम होते हैं। तो जिस भी मंथ में आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए, उस मंथ में जाकर के पेपर देना और विद इन 45 डेज मार्कशीट मिल जाएगी और साल जो है आपका बर्बाद होने से बच जाएगा। सीबीएसई में आपको जो पेपर मिलता है वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलता है या हिंदी में मिलता है, लेकिन अगर हम NIOS की बात करें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, जहाँ पर 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो NIOS के सिलेबस की, और उसमें ही जाकर के आप पेपर भी दे सकते हो। ठीक है, इनका जो सिलेबस, जैसे कि सीबीएसई में सिलेबस एकदम वेल डिफाइंड होता है, वैसे ही NIOS का भी सिलेबस एकदम वेल डिफाइंड होता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और यहाँ पर बेटा स्कोरिंग कंपेरेटिवली सीबीएसई से कंपेयर अगर हम करें तो स्कोरिंग यहाँ पर जो है ईजी होती है। आप यहाँ पर ज़्यादा और अच्छे स्कोर्स जो है ना ला सकते हो। तो कुल मिलाकर के वो सारे बच्चे जो अपना साल बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं वो NIOS का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है वो आपके लिए। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर आप देने के लिए एलिजिबल हो वो दे दो, और अगर 3 से ज़्यादा या 3 में ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गए तो फिर तो बेटा साल रिपीट करने का ही आपके पास ऑप्शन होता है। नहीं करना चाहते हो साल रिपीट, दोबारा 10th नहीं देनी है, 12th नहीं देनी है, तो फिर NIOS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं NIOS को लेकर के, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके एरिया में जो भी सबसे पास में सेंटर है NIOS का, वहाँ आप जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, रजिस्टर करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उनसे पूछिए, ताकि आपको एक प्रॉपर आंसर वहाँ से मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि जो सल्यूशन आज मैंने आपको दिए हैं उन्हें पता करने के बाद या पता चलने के बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा कि यार जो हो गया सो हो गया, अब तो आगे बढ़ना ही एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, और ऐसा भी नहीं है कि आगे कुछ और पॉसिबल नहीं है। बेटा मैंने आपको NIOS का ऑप्शन दिया ही है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। वो बच्चे जो कि फेल हो गए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अब जो है रोना बंद करो, आगे बढ़ो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।